हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर चैनल योर कक्षा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। As we have completed chapter 4 sorting materials into groups, तो आज हम उसके समरी और कुछ कीवर्ड्स करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग होता है अलग करना। सेकेंड इज क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन, ये क्लासीफाई का मीनिंग होता है किसी भी मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में बांट देना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं और सेकेंड पिक्चर में इन सबको अलग अलग करके रखा है। तो अलग अलग करना मीन्स शॉर्टिंग, वेयर एज डिफरेंट ग्रुप्स में उनको अरेंज कर देना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से हमको क्या हेल्प मिलती है, इसमें हम जल्दी से किसी भी आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज़ वेयर एज डिससिमिलैरिटीज़ को ईजिली हम रीड आउट कर सकते हैं और हम इसमें जल्दी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारे एडवांटेज होंगे ऑफ क्लासिफाइंग अ मटीरियल। नेक्स्ट, हमने मटेरियल्स के अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अगर हम अपीयरेंस के बेसिस में देखें तो अपीयरेंस के बेसिस में एक ऐसे मटेरियल आएंगे जिनमें शाइन होगी, जिनमें चमक होगी। जिनमें भी शाइन है दे आर नोन एज लस्ट्रस मटेरियल, और जो डल इन अपीयरेंस है, जिनमें शाइन नहीं प्रेजेंट है, दे आर नोन एज नॉन लस्ट्रस मटीरियल। जैसे लस्ट्रस के एग्जाम्पल आयरन। आयरन में शाइन है, गोल्ड, इसीलिए हमारे मोस्टली जो भी मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मीन्स उनमें शाइन होती है और उसी के रीज़न की वजह से उनको हम मेन ज्वेलरी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। सिल्वर। और आपने कुछ मेटल्स को ऐसा भी देखा होगा जो कि कुछ टाइम पहले तो स्टार्टिंग में बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डल इन अपीयरेंस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल है वो रिएक्ट कर जाता है हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में जितनी एयर है या मॉइस्चर है उनके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो उसकी जो शाइननेस होती है वो कम हो जाती है, वो डल इन अपीयरेंस हो जाता है। जबकि हमारी जो नॉन लस्ट्रस मटेरियल है उसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे वुड, प्लास्टिक, ये सब हमारे नॉन लस्ट्रस है, मीन इनमें शाइन नहीं प्रेजेंट होती, ये चमकते नहीं हैं। तो जो भी चमकता है वो लस्ट्रस, वेयर जो चमकता नहीं है दैट इज नॉन लस्ट्रस। सेकेंड हमने पढ़ा था एक हार्डनेस के बारे में। तो इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब मजबूत है, तुम उनको ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। अब एक कोई वुड ले लो बड़ा सा, तो उसको तुम जल्दी से नहीं तोड़ पाओ, या कोई एक ब्रिक ले लो तो उसको तुम नहीं तोड़ सकते, दैट मीन्स वो हार्ड है। अगर तुम एक आयरन रॉड की बात करोगे तो तुम उसको तोड़ नहीं सकते, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते ईजिली, तो दैट मीन्स वो हार्ड है। वेराज जो वो सब मटेरियल होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो ईजिली तुम क्रश कर सकते हो। जैसे कॉटन एग्जाम्पल, कॉटन को तुम आराम से क्रश कर सकते हो, तो दैट मीन्स दैट इज सॉफ्ट। और स्पंज, वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, पूरे घुल जाते हैं। अगर कुछ भी हम पानी में डालें और वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए या घुल जाए तो उसको हम बोलेंगे वो सॉल्युबल है। वेराज जो अगर कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनको अगर आप पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं घुल पाते, दैट मीन्स दे आर इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल का एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट। अगर आप शुगर या सॉल्ट लेंगे और उसको पानी में घोलेंगे तो वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरी तरीके से पानी में मिल जाएगा। आप नहीं बता पाएंगे कि पानी में कितना पार्ट आपने शुगर डाला है और कहाँ पे पानी, मतलब बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो शुगर, सॉल्ट, मिल्क, ये सब एग्जाम्पल है सॉल्युबल। वेराज इनसॉल्युबल का जैसे एग्जाम्पल है सैंड। सैंड अगर आप डालेंगे वाटर में तो आपको सैंड की अलग से लेयर, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग से लेयर दिख रही होगी, ये सैंड नीचे रह जाता है जबकि पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये इनसॉल्युबल है। इसके और एग्जाम्पल ऑयल, केरोसिन, ये सब भी इनसॉल्युबल इन नेचर होंगे।
नेक्स्ट अभी हमारा एक पहेली का क्वेश्चन आया है, दैट इज पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो पहेली ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि क्या गैसेस वाटर में डिसॉल्व होती है। तो अगर आप ये एक नीचे मैंने डायग्राम लगाया जिसमें एक्वेरियम का है, इसमें फिशेस हैं जो वाटर में हैं, तो फिश को भी ये भी ब्रीदिंग करती हैं हमारी तरह, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करती हैं। तो ये तो पानी में ही रहती हैं। अगर पानी में गैसेस नहीं होंगी तो ये तो मर जाएंगी जल्दी से। इसीलिए अगर ये पानी में रह रही हैं, दैट मीन्स कि वाटर में भी एयर प्रेजेंट है, इसीलिए ये पानी में आराम से रह पाती हैं और उससे ये ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही रिलीज कर देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, वाटर में एयर डिसॉल्व होती है, और वो भी कैसी है, सॉल्युबल है। तभी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पे वाटर है और कहाँ पे एयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। जो भी तैरते हैं दैट मीन्स दे कैन फ्लोट इन वाटर, और जो डूब जाते हैं दे सिंक इन वाटर। अगर हम कोई एक स्टोन ले लें, कोई एक कीज ले लें, या फिर हम कोई भी आयरन ले लें, तो उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, दैट मीन्स वो सिंक कर जाएगा। और हमारे जैसे कुछ बोट्स हैं, शिप हैं, और ये हमारे कुछ टॉयज़ हैं जो इनको अगर पानी में डालोगे तो ये फ्लोट करते हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और हम इससे एक जगह से दूसरी जगह आराम से देख पाते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट में लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो पाती है, तो दिस इज ट्रांसलूसेंट, वेयर एज ओपेक में लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती है और हम उससे नहीं देख पाते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये एक गिलास है, ये दूसरा गिलास है, और ये समझ लीजिए एक वॉल है। तो इस ग्लास के थ्रू आप उस तरफ खड़ी हुई कार को देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि लाइट इससे कंप्लीटली पास भी हो जा रही है और हम दूसरी साइड क्या ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से देख पा रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट है, इससे देखो आपको धुंधला हल्का हल्का दिख रहा है, बहुत क्लियर इमेज नहीं दिख रही। इसका मीन्स इससे लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो पा रही है, कुछ लाइट पास हो रही है। तो दैट और हम इसमें जो देखते हैं वो भी धुंधला है, तो दैट मीन्स इट इज ट्रांसलूसेंट। और ओपेक की अगर बात करेंगे तो ओपेक में बिल्कुल लाइट पास नहीं हो रही है और हम उस तरफ क्या रखा हुआ है वो भी नहीं देख पा रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज एन ओपेक। ओके, नेक्स्ट, मटेरियल एंड मेटल। तो अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब हम समझते हैं कि मटेरियल क्या होते हैं और मेटल क्या होते हैं। तो मटेरियल, द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस ऑफ विच अ थिंग इज मेड और कंपोज्ड। तो ऐसे सब्सटेंस या सब्सटेंसेस जिससे वो कोई भी तुम्हारी ऑब्जेक्ट है वो बना हुआ है, दैट इज मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे ये टेबल की बात करें तो ये टेबल का क्या मटेरियल है, टेबल किससे बना हुआ है, ऑफ कोर्स ये वुड से बना है, तो वुड क्या हो जाएगा, मटेरियल। ओके, नेक्स्ट इज मेटल। अब मेटल क्या होते हैं, अ सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड। हमको पता है हार्ड क्या होता है, शाइनी, shiny means lustrous, malleable and ductile with good electrical and thermal conductivity is known as metal। तो मेटल वो सॉलिड मटेरियल होते हैं जो हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, शाइनी होते हैं या फिर लस्ट्रस आप बोल सकते हैं, malleable and ductile होते हैं, whereas गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इनमें प्रेजेंट होती है। गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स अपने
मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है और थर्मल कंडक्टिविटी मतलब अच्छे से ये हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब एग्जांपल हैं मेटल्स के। अब हम समझते हैं दो न्यू टर्म्स के बारे में, दैट इज व्हाट इज मेलिएबल एंड व्हाट इज डक्टाइल। अब इसको समझते हैं। Malleability. A malleable material is one in which a thin sheet can be easily formed by hammering or rolling. तो ऐसे मटेरियल जिसको अगर आप हैमर से मारेंगे तो फिर उससे थिन शीट बन जाती है। जैसे एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गोल्ड। ये गोल्ड का आपके एक मेटल है, इसको हमने हैमर से मारा और पतली थिन शीट हमको इससे मिल गई, तो दैट मीन्स इट इज मेलिएबल इन नेचर। आपने एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर भी देखा होगा, उसकी पूरी शीट होती है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम भी मेलिएबल है, दैट क्योंकि उसको भी हमने उसको अच्छे से थिन शीट के फॉर्म में हमको मिल जाता है, दैट मीन्स दैट इज मेलिएबल। तो जहाँ पे भी थिन शीट आएगी दैट इज मेलिएबल। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होगा, जब कोई भी मटेरियल, डक्टिलिटी मटेरियल is a material that can easily be stretched into a wire when pulled। जब कोई मटेरियल को हम खींचते हैं और वो वायर के फॉर्म में स्ट्रेच हो जाए तो दैट मीन्स दैट मटेरियल इज डक्टाइल। जैसे आपने कॉपर के वायर्स देखे हैं, तो कॉपर्स के वायर जो होते हैं ये डक्टाइल हैं। ये कॉपर है, इसको आपने पुल किया तो ये वायर के फॉर्म में आ गए, दैट मीन्स इट इज डक्टाइल। और इसका एग्जाम्पल एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम के वायर हैं, कॉपर की वायर हैं, ये सब एग्जाम्पल है डक्टिलिटी का। तो आप, आई होप कि आपको मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी अच्छे से समझ आ गया। मेलिएबल जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए और डक्टाइल जो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने ये पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया, क्विक रिकेप भी हो गया हमारा, पूरा समराइज कर लिया हमने चैप्टर, वेरास हमने न्यू कीवर्ड्स को भी समझ लिया है। अगर आपको ये समझ आया देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर चैनल योर कक्षा। और एक क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क कि अगर हम डार्क रूम में जाएं और टॉर्च को ऑन करें, उसके ऊपर अपना पाम रख लें, तो टॉर्च के ऊपर अपना पाम रखेंगे तो हमारा जो ये पाम है ये कैसा एक्ट करेगा, वेदर इट विल एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना होगा।